हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं प्रवीण, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर। आज फिर से आपको केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए हाजिर हूं और आपका स्वागत करता हूं बच्चों हमारे क्यूट से चैनल में, जिसका नाम है CUET मॉक। बच्चों हम कर रहे हैं चैप्टर सॉल्यूशंस। हेडिंग मैं लगा देता हूं, आप लोग कॉपी पेन निकाल लो, तैयार हो जाओ आज की क्लास के लिए। पिछली क्लास में बच्चों हमने पढ़ा था हेनरी लॉ के बारे में। हेनरी लॉ की क्या एप्लीकेशंस थी वो जाना था, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की थी। आपको भी 2 सवाल दिए गए थे, मुझे मालूम है साहब आपने भी वो सवाल ज़रूर कर लिए होंगे। अगर वो सवाल आपसे नहीं हो पाए हैं तो हम वहीं से शुरू करेंगे बच्चों, और आज की क्लास में उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। ठीक, वेपर प्रेशर जब हम जान लेंगे फिर हम जानेंगे राउट्स लॉ के बारे में। राउट्स लॉ क्या है और वो कैसे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करता है, उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में जानेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, आज की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं बच्चों, और मैं आपको ये बता दूं कि पेन पेपर लेकर बैठो, माउस छोड़ दो, मोबाइल में हो तो रख दो, ईयरफोन लगा लो और क्लास के लिए तैयार हो जाओ। लेक्चर नंबर 7 और स्टार्ट करने जा रहे हैं। और स्टार्ट कहाँ से करेंगे बच्चों? स्टार्ट वहीं से करेंगे जहाँ पर छोड़ा था। आप लोगों के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैंने दी थी। सवाल क्या था पढ़ते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल क्या है बच्चों की? हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर मोलैलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 298 केल्विन कितना गिवन है बच्चों? 1.9 इंटू 10⁵ mmHg। क्लियर? इतना हमें हेनरी कांस्टेंट दिया हुआ है बेटा। वी हैव टू कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी, किसकी? मीथेन की। कब? बेंजीन में, सेम टेम्परेचर पर। और प्रेशर क्या गिवन है? 380 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। 4 ऑप्शंस बच्चों नजर आ रहे हैं। सवाल शुरू किया जाए। जिन्होंने सवाल कर लिया होगा बच्चों, तुम्हारा क्रॉस चेक हो जाएगा, खुद को शाबाशी दे देना। चलिए सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमें दी हुई है वैल्यू बच्चों वो लिख लेते हैं। वैल्यू क्या गिवन है? KH की वैल्यू हमें दे रखी है। कितनी दे रखी है मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं। KH इज गिवन 1.9 इंटू 10⁵ mmHg। क्लियर? ये हमें दिया हुआ है बच्चों हेनरी कांस्टेंट, और पार्शियल प्रेशर भी गिवन है 380 mmHg। फॉर्मूला क्या सीखा था बच्चों? क्या सीखा था? वही सीखा था सर जो आपने सिखाया था। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू हेनरी कांस्टेंट मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन, और इसी की टर्म्स में हम सॉल्युबिलिटी मेजर कर रहे थे बेटा। पार्शियल प्रेशर की जगह मैं वैल्यू डाल रहा हूं, हेनरी कांस्टेंट की जगह भी वैल्यू डाल रहा हूं, 10⁵ मल्टीप्लाई जो हमें सॉल्युबिलिटी पता करनी है। बस बिल्कुल हलवा सवाल था। क्या करो? डिवाइड कर दो इसको, इधर ले आओ। 380 को बच्चों मैंने क्या लिख दिया? 38 इंटू 10⁻1, 0 रब कर देता हूं मैं। 38 इंटू 10⁻1, क्योंकि बेटा 380 था तो 10 को मैं 10⁻1 क्यों लिख रहा हूं? बिकॉज उधर से क्या आने वाला है? उधर से आने वाला बेटा 1.9 इंटू 10⁵। बात समझ में आई? 10⁵। वाह, मस्त राइमिंग की मैंने। पॉइंट हटाया बेटा, इसका 10 ऊपर पहुंचा तो 10⁻2 हो गया। यहां पर 19 है, मल्टीप्लाई में 10⁵ है, 2 - 5, 5 ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा कि नहीं साहब? और 19 इसको 2 के टेबल पे काट देगा, तो 2 इंटू 2 -5 विल गिव यू -3, एंड दिस इज द सॉल्युबिलिटी। किस ऑप्शन में नजर आ रहा है आपको? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल हलवा सवाल था।
मज़ा आया? सवाल जितने सोचो, अभी तक हम लोग ये 7th लेक्चर में अब पहुंचे हैं। 6 लेक्चर में सवाल इकट्ठे करते करते आपके पास क्वेश्चन बैंक इकट्ठा होता जा रहा है। और सवाल प्रैक्टिस करो, जितने सवाल प्रैक्टिस करोगे आप ही का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बच्चों बढ़ने वाला है। नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, इसको मैं कर रहा हूँ रब। और अब हम करेंगे अगला सवाल बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया था प्रैक्टिस प्रॉब्लम में। जल्दी से चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर आपकी अब विजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि आपसे पूछा गया था कि जो हेनरी लॉ का कांस्टेंट है वो किसका फंक्शन होता है। हेनरी लॉ कांस्टेंट इज फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, 4 ऑप्शंस दिए गए थे। क्या वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तापमान पर? क्या वो नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है जिसमें गैस डिसॉल्व होने वाली है? क्या वो गैस के नेचर पे डिपेंड करता है? या फिर इनमें से सभी ऑप्शन गलत हैं? देखिए बेटा, इसका क्या सही आंसर है? सही आंसर है इस सवाल का नेचर ऑफ गैस, यानी कि KH जो है हेनरी लॉ कांस्टेंट, वो किस पर डिपेंड करता है बच्चों? नेचर ऑफ गैस। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इस क्वेश्चन की और जानते हैं। ये आपको वैसे याद भी आ गया होगा, ये पॉइंट बेटा हमने कहाँ पर डिस्कस किया था, जो आपकी स्क्रीन पे आया, पिछली क्लास में डिस्कस किया था। जो बच्चे इस लेक्चर में आए हैं वो ज़रूर पीछे के लेक्चर्स जो आपके मिस हुए हैं वो भी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। सभी टॉपिक्स अच्छे से, सभी कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। देखना है पर, पढ़ाई करनी है पर, ईमानदारी रखनी है पर, ठीक है ना? एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि अलग अलग गैसेस का अलग अलग KH वैल्यू होती है सेम टेम्परेचर पर। यही तो हमने जाना था, टेम्परेचर कांस्टेंट था, हीलियम गैस का कुछ और था, आर्गन का कुछ और था, KH वैल्यू कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ और थी, ऑक्सीजन की कुछ और थी, नाइट्रोजन की कुछ और थी। मतलब कि अलग अलग गैसेस की अलग अलग वैल्यूज थी बेटा। किसकी? हेनरी लॉ कांस्टेंट की। कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इससे हमें क्या मालूम पड़ा? इससे हमें ये सजेस्ट हुआ कि KH तो फंक्शन है नेचर ऑफ गैस का साहब। गैस पे डिपेंड कर रही है KH की वैल्यू, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रही है, नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं कर रही है। नन ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑप्शन तो C इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? चलें आज के टॉपिक पर। और आज का टॉपिक बेटा मैंने आपको इंट्रोडक्शन पर बताया लेक्चर शुरू करते वक्त। आज हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। क्या होता है वेपर प्रेशर, ये जान लेना जरूरी है साहब, क्योंकि यही नहीं जाना तो फिर आज की क्लास अच्छी नहीं लगेगी आपको। शुरू करते हैं वेपर प्रेशर, पूरा फोकस, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाला है, नोट डाउन करोगे, समझोगे साथ के साथ, ठीक? वेपर प्रेशर क्या है? इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन द अपर लेयर ऑफ लिक्विड। प्रेशर एक्सर्ट कौन कर रहा है? वेपर्स। किस पर? ऑन द अपर लेयर ऑफ लिक्विड पर प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है वेपर्स के द्वारा। कब? कब? एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम किसके बीच में बेटा? बिटवीन वेपर एंड लिक्विड। यानी कि लिक्विड और वेपर के बीच में जब इक्विलिब्रियम आ गया है, तब वेपर्स जो प्रेशर लगा रहे हैं लिक्विड की सरफेस पे, उसी को कहते हैं साहब वेपर प्रेशर। बात समझ में आई बेटा? अगर नहीं समझ में आई तो यहां पर ध्यान दो। हाँ, मैं एक ओपन कंटेनर अगर ले लूं और उस ओपन कंटेनर में सपोज करो एक लिक्विड ले लिया मैंने, पानी मान लो, लिक्विड ले लिया, ठीक? उसके बाद उस लिक्विड को हीट करना शुरू करता हूँ। हीट करने के लिए मुझे आग जलानी पड़ेगी। आप सोचोगे सर पिंक कलर की आग, समझ लो बेटा इंपॉर्टेंट है। हमने इसको हीटिंग की। अब आपको पता है कि हीट करने से इवेपोरेशन होता है, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या वेपर्स रुकेंगे यहाँ पर?
नहीं रुकेंगे। क्यों? कंटेनर ओपन है, सारे वेपर्स कहाँ चले जाएंगे? एटमॉस्फेयर में। इसका मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा बेटा? क्लोज्ड कंटेनर। तो हमने सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड एक क्लोज्ड कंटेनर में लिया, ठीक, सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड। उसके बाद काम भी सेम दोहराया। काम क्या सेम दोहराया? वही पिंक कलर की आग लगा दो, पिंक कलर की आग, पिंक कलर की आग, ठीक। अब जैसे ही हमने इसको हीट करना शुरू किया, फिर से लिक्विड्स वेपर बनना चालू हो गए, पर इस बार वेपर बाहर नहीं जा पा रहे हैं, वेपर बन तो रहे हैं पर इस कंटेनर के अंदर ही हैं साहब। अब अगर मैं आपसे पूछूं वेपर कहां से आया, आप बोलोगे सर यही लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो थे यही वेपर फेज में चले गए। तो बेटा क्या कायदे से इसका लेवल कम नहीं होना चाहिए? बेटा मस्ती नहीं, अच्छे से समझो। क्या इसका लेवल कम नहीं होना चाहिए? क्योंकि वाटर के ही मॉलिक्यूल्स वेपर बने हैं, तो लिक्विड में उसकी जो क्वांटिटी है, उसका जो अमाउंट है, वो क्या डिक्रीज कर जाएगा? आप बोलोगे बिल्कुल सर कर जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कुछ वक्त के बाद बेटा हमें क्या नजर आएगा कि इसका लेवल हो गया कम, ठीक। और यहां पर क्या पहुंच चुके हैं? यहां पर सारी स्पेस किसने एक्वायर कर ली है? वेपर्स ने। और इक्विलिब्रियम मेंटेन हो चुका है बिटवीन वेपर फेज एंड लिक्विड फेज। वेपर और लिक्विड के बीच में क्या मेंटेन हो चुका है बेटा? इक्विलिब्रियम। और इस वक्त जो वेपर्स हैं वो लिक्विड की अपर सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं उसी को कहते हैं वेपर प्रेशर। बात समझ में आ गई? आगे चलें, चलिए। बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। देखो बेटा एक बार बताने की बात होती है, चीज़ों को ऐसे एक्वायर किया करो कि फिर सारी उम्र आपको याद रहे, ठीक है ना। आगे देखते हैं कि लिक्विड सॉल्यूशंस बनेंगे कब। लिक्विड सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड व्हेन सॉल्वेंट इज अ लिक्विड। सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, आइदर गैस, आइदर लिक्विड और सॉलिड। लिक्विड सॉल्यूशन बनाने के लिए बेसिक एक नेसेसिटी क्या है? नेसेसरी कंडीशन है कि सॉल्वेंट, यानी कि अगर आप लिक्विड सॉल्यूशन बना रहे हो तो उसमें सॉल्वेंट आपका लिक्विड होना चाहिए। ये आपको मैंने पहली क्लास में बताया था, याद आया वो टेबल में सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट होती थी वही फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की होती थी। अगर सॉल्वेंट सॉलिड था तो सॉल्यूशन भी सॉलिड था साहब। और लिक्विड बनाने के लिए सॉल्वेंट लिक्विड होना चाहिए, सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस, ठीक। आगे देखते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशंस, कैसे सॉल्यूशंस? लिक्विड सॉल्यूशंस बेटा ऐसे सॉल्यूशंस में कंटेन वन और मोर वोलाटाइल कंपोनेंट्स। वन और मोर वोलाटाइल कंपोनेंट्स। अब आप बोलोगे सर ये वोलाटाइल, इसका मतलब क्या है? वोलाटाइल का मतलब होता है बेटा वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से एक सब्सटेंस इजीली वेपर फेज में जा सकता है। जो सब्सटेंस इजीली वेपर फेज में चला जाता है उसको बोलते हैं हम क्या? वोलाटाइल्स इन नेचर। और जो ना जा पाए बेटा वो नॉन वोलाटाइल, ठीक है ना। तो जो वेपर फेज में आसानी से जा रहा है उसको क्या कहोगे? वोलाटाइल। जो नहीं जा पाए नॉन वोलाटाइल, ठीक। तो उसका कहना है कि ऐसे सॉल्यूशंस में, कैसे सॉल्यूशन में? लिक्विड सॉल्यूशंस में एक या एक से ज़्यादा कंपोनेंट वोलाटाइल हो सकते हैं और जनरली जो लिक्विड सॉल्वेंट है वो तो वोलाटाइल होगा ही होगा, ठीक। जनरली केसेस में जो सॉल्वेंट है वो हम लिक्विड ले रहे हैं ना, सॉल्यूशन क्योंकि लिक्विड बनाना है तो उसका नेचर होगा वोलाटाइल। क्लियर? सॉल्यूट पर कंडीशन है, इट मे और मे नॉट बी वोलाटाइल, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, पर सॉल्वेंट जनरली केसेस में होगा क्या? वोलाटाइल साहब। बात समझ में आई बेटा? वेपर प्रेशर क्या होता है अच्छे से समझ में आई। लिक्विड सॉल्यूशंस बनते कैसे हैं, सॉल्यूट की क्या फिजिकल स्टेट हो सकती है, सॉल्वेंट की क्या फिजिकल स्टेट हो सकती है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि वेपर प्रेशर को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं।
क्योंकि वेपर्स बन गए, वेपर्स ने प्रेशर लगाना भी चालू कर दिया। कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, उसमें सबसे पहला फैक्टर आपको नजर आ रहा है बेटा, नेचर ऑफ लिक्विड। जो लिक्विड है उसका नेचर कैसा है, इसके बारे में कुछ चीज जान लेते हैं। स्क्रीन पर आ चुकी है, जरा वहां पर ध्यान दो कि लिक्विड जिसमें हायर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस होती हैं, क्या होती हैं, हायर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस, वहां पर लोअर अमाउंट ऑफ वेपर मिलता है बेटा। क्या मिलता है, लोअर अमाउंट ऑफ वेपर, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर भी कम होता है। एंड वाइस वर्सा, ये तो मालूम ही आपको, वाइस वर्सा का मतलब इसका उल्टा। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात हुई है, किसकी, लिक्विड की। सपोज करो कि लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफी ज्यादा एकदम टाइटली जुड़ के बैठे हैं। अभी उनको वेपर में जाना है, वेपर फेज में। अगर वो टाइटली जुड़े हुए हैं, क्या वो वेपर फेज में जाएंगे, नहीं जाएंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, वेपर्स बने कम। अगर वेपर्स कम बने, प्रेशर तो इन्हीं ने एक्सर्ट करना था। वेपर्स कम बनेंगे तो प्रेशर भी तो कम होगा ना साहब, समझ में आई बात। तो वेपर प्रेशर भी कम, बात समझ में आ गई। लिक्विड का नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये चीज़ की। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स काफ़ी स्ट्रांगली बाउंड हैं तो वो आसानी से वेपर फेज में नहीं जाएंगे, और वेपर अगर कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। बस बात इतनी सी है, ठीक। अगला फैक्टर देखते हैं बेटा। नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर, तापमान तथा तापमान। टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं। टेम्परेचर में क्या है कि वेपर प्रेशर बढ़ता है। वेपर प्रेशर बढ़ता है कब, जब टेम्परेचर बढ़ता है किसका, लिक्विड का साहब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऐसा क्यों होता है जान लो। बिकॉज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, स्क्रीन पर नजर रखनी है, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की वो भी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ी तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स छोड़ गए, दे लीव द सरफेस ऑफ लिक्विड एंड कम इनटू वेपर फेज। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² वेलोसिटी बढ़ गई। भाग भाग के मॉलिक्यूल्स कहाँ चले गए, वेपर फेज में साहब। लिक्विड से वेपर में चले गए और वेपर ज़्यादा बन गए तो प्रेशर भी अभी ज़्यादा लगेगा बेटा। टेम्परेचर, नेचर ऑफ लिक्विड, दोनों फैक्टर समझ में आ गए। तो नेचर ऑफ लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस का जिक्र है। अगर ज़्यादा होगी तो मॉलिक्यूल्स जा नहीं पाएंगे वेपर फेज में, प्रेशर कम हो गया क्योंकि वेपर से नहीं बने। टेम्परेचर बढ़ा दिया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, सब भाग के वेपर फेज में निकल लिए। और ज़्यादा वेपर्स तो बेटा ज़्यादा वेपर प्रेशर, ठीक। अब आगे देखो, आगे आपको नजर आ रही है कि एक क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है जिसकी मदद से हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। क्या चीज, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है वेपर प्रेशर पर, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसकी मदद से, क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन नजर आ रही है बेटा, ये जिसको मैंने एक रेक्टेंगल में इंसर्कल किया रेक्टेंगल में, वाह, रेक्टेंगल में बाउंड किया है एक। उसमें आपको नजर आ रही है log P1/P2 इज इक्वल्स टू डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन अपॉन 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। अब यहाँ पर क्या चीज, क्या वो दिखा रही है, क्या दर्शा रही है, वो जान लेते हैं बेटा। P1 और P2 जो हैं, P1 और P2 ये वेपर प्रेशर हैं किसके, लिक्विड के। कब, एट टेम्परेचर T1 एंड T2, क्योंकि हमें क्या जानना है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट हो रहा है। तो T1 टेम्परेचर जब हमने कैलकुलेशन स्टार्ट की उस वक्त जो प्रेशर था, ठीक, उसके बाद हमने और प्रेशर क्या किया, राइज किया, सॉरी टेम्परेचर राइज किया।
T1 से हम T2 पे चले गए, टेम्परेचर बढ़ाया तो प्रेशर भी बढ़ेगा, रीजन काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है साहब, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स वेपर बन रहे हैं। ठीक, तो जब ज़्यादा मॉलिक्यूल्स वेपर बन गए तो प्रेशर बढ़ गया, तो T2 टेम्परेचर पे P2 टेम्परेचर, ठीक, P2 प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर का आज फंबल हो रहा है, बताओ, समझ रहे हो, समझ रहे हो, छोटी छोटी बातें हैं पर इन पर ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है पढ़ाई पर बेटा। ठीक, तो T1 और T2 टेम्परेचर पर P1 और P2 प्रेशर हैं किसके, लिक्विड के, और डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन ये क्या बता रहा है, एंथैल्पी, दिस इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड। ठीक, उसको जितनी एनर्जी चाहिए वेपर बनने के लिए, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, बात समझ में आ रही है। तो क्लाउसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन का यूज हम कर सकते हैं बेटा। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से फैक्टर वेपर प्रेशर को अफेक्ट कर रहे हैं ध्यान में रखोगे, क्लियर। चलें आगे, ओके। किताब का अगला पन्ना खोलते हैं और देखते हैं कि अगले पन्ने पर क्या है। अगले पन्ने पर है, आप देखिए, राउट्स लॉ, इसका भी जिक्र किया ना मैंने। राउट्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, जैसे हेनरी लॉ को अच्छे से समझा था बेटा, राउट्स लॉ को भी उतने ही अच्छे से समझना है, बिकॉज चाहे ये आप बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लो, बोर्ड का जो पेपर आएगा, या फिर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, CUET हो और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, राउट्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसमें से सवाल आने के बहुत चांसेस हैं। पढ़ें राउट्स लॉ। तो सबसे पहली बात जो हमें पता होनी चाहिए बेटा, इट इज एप्लीकेबल, क्या लिखा है, इट इज एप्लीकेबल टू बोथ लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस। ठीक है, यानी कि लिक्विड को जब लिक्विड में डिसॉल्व किया जाए या फिर सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया जाए, बनेगा तो लिक्विड सॉल्यूशन साहब। और लिक्विड सॉल्यूशंस पर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, राउट्स लॉ। राउट्स लॉ, राउट्स लॉ के बारे में अगली बात उसने बोला, किसने बोला, किताब ने बोला। केमिस्ट्री बेटा मोटो पहले लेक्चर से मैं बताता आ रहा हूँ, धुआं उड़ा देंगे, ऐसे पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री आसान बना देंगे। ठीक है ना, चलिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाओ और ज़्यादा कंसंट्रेशन। किताब ने बोला है कि एक कंसीडर करो बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें दो वोलाटाइल लिक्विड्स हैं और उन कंपोनेंट्स को बोल दो, एक को सॉल्यूट दूसरे को सॉल्वेंट। ठीक, तो ये जो लिक्विड है इसी में हम मान लेते हैं, इसी में मान लेते हैं कि इस लिक्विड में दो कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट A, दिस इज सॉल्यूट, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट इसमें क्या मौजूद है, इस लिक्विड में दूसरा कंपोनेंट मौजूद है बेटा B, सॉल्वेंट। दोनों का नेचर कैसा है, दोनों का नेचर है वोलाटाइल। ठीक है, दे आर वोलाटाइल इन नेचर। वोलाटाइल मैंने बताया था ना, जो इजीली वेपर फेज में चला जाए वो वोलाटाइल। इस लिक्विड में दो कंपोनेंट्स हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। ओके, उसके बाद अगली लाइन लिखी हुई है कि जब इनको एक क्लोज्ड वेसल में लिया गया तो दोनों ने इवेपोरेट करना चालू कर दिया, क्योंकि दोनों वोलाटाइल हैं बेटा, तो दोनों क्या करेंगे, इवेपोरेट करेंगे। ठीक, इवेपोरेशन चालू है एंड इवेंचुअली एक इक्विलिब्रियम वो एस्टेब्लिश हो गया बिटवीन वेपर फेज एंड लिक्विड फेज। नजर आ रहा है, पहले ही बना रखा है, अच्छा इस्तेमाल किया पहले वाले डायग्राम का, वेपर प्रेशर वाले का। तो इसी लिक्विड में दोनों प्रेजेंट हैं, तो ऊपर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उसमें जो वेपर में बने हैं वेपर्स, उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स सॉल्यूट के वेपर फेज में चले गए, कुछ मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के वेपर फेज में चले गए, क्योंकि दोनों का क्या हो रहा है, इवेपोरेशन बेटा। क्यों हो रहा है, दोनों का नेचर वोलाटाइल है एंड इवेंचुअली एक इक्विलिब्रियम क्या हो गया उनमें जो है वो स्टेब्लिश हो गया। ठीक, ओके, आगे देखते हैं राउट्स लॉ क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, अगर एक सॉल्यूशन आप कंसीडर कर रहे हो, कैसा सॉल्यूशन बेटा, सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड्स, तो जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, क्या
पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट्स हैं इसमें? दो, बाइनरी सॉल्यूशन है ना, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट है। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट किसके प्रोपोर्शनल है? वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। जितने ज्यादा मोल्स प्रेजेंट होंगे उतने ज्यादा वेपर्स में जो मॉलिक्यूल्स पहुंचेंगे उतना ज्यादा उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होगा साहब। देखो बेटा, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों थे, दोनों इवेपोरेट हुए, वेपर फेज में पहुंच गए। हम तो पहले बात कर रहे थे वेपर प्रेशर की। वो वेपर प्रेशर दोनों का मिलके था जो अपर सरफेस ऑफ लिक्विड पे लग रहा था, पर उसमें से कुछ प्रेशर सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो वेपर फेज में पहुंचे हैं वो लगा रहे हैं, कुछ प्रेशर सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स पहुंच गए हैं वेपर फेज में वो लगा रहे हैं, दोनों मिलकर लगा रहे हैं। तो अगर एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर पता करना है, मान लो मेरे को सॉल्यूट का पता करना है, सॉल्यूट का पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट PA, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये बता रहा है हमें क्या? राउट्स लॉ। सिमिलरली पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। बात समझ में आ गई? क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। फिर आगे देखो, PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई A एंड PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई B। क्लियर? ओके, ये मैंने बोर्ड पे भी लिख दिया है। अब आगे जरा देख लेते हैं मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन। बेटा, मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन इस पूरे राउट्स लॉ की एक एक आप पॉइंट समझते जाओ, फिर मैं 2 मिनट के अंदर सेम चीज रिपीट करूंगा, पक्की हो जाएगी बिल्कुल अच्छे से। ये जान गए हो, स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है। PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काई A, PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ओके, अब प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी बेटा तो कांस्टेंट लगेगा। कांस्टेंट क्या लग रहा है? P0A लग रहा है यहाँ पर और P0B लग रहा है यहाँ पर। अब ये P0A P0B क्या है जान लेते हैं। PA और PB तो आपको पता है कि ये वेपर प्रेशर हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, अलग अलग हमने कंपोनेंट्स करके भी लिख लिया था। काई A और काई B क्या है? मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट रिस्पेक्टिवली, वो भी हम जानते हैं। अब P0A और P0B क्या है वो समझो, वो है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट एंड प्योर सॉल्वेंट। बेटा, प्योर सॉल्यूट और प्योर सॉल्वेंट, यानी कि जब ये सॉल्यूट अकेला लिक्विड था और इसको क्या किया गया था बेटा? हीट किया गया था, तब जो वेपर्स बने, किसके बने? इस अकेले सॉल्यूट के। उन्होंने जो प्रेशर लगाया सरफेस पे प्योर स्टेट में, और कुछ मिक्स नहीं हो रखा है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? सॉल्यूट है, वो कहलाया P0A। क्या कहलाया? P0A। और जब हमने सॉल्वेंट लिया प्योर स्टेट में, क्या लिया? सॉल्वेंट, कुछ मिक्स नहीं हुआ है, इसको भी क्या किया? हीट किया बेटा, और इसके भी मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में जाकर प्रेशर लगाने लगे, तो ये अकेले सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स वेपर फेज में गए हैं, इसलिए ये क्या कहलाया? P0B। बात समझ में आई? P0A क्या है, P0B क्या है, क्लियर हो गया है? पुट कर दूं मैं यहाँ पर, इक्वेशन आगे लिख दूं, ठीक है। इसको करता हूं यहाँ पे एक बॉक्स में बंद, और इसके आगे वो चीजें चलाऊंगा जो हमारी यहाँ पर चलेंगी, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल सही स्पेस है, अपन लिख सकते हैं, लिखें। प्रोपोर्शनैलिटी हटाई, PA इज इक्वल्स टू क्या आया बेटा? P0A इंटू काई A। इधर से प्रोपोर्शनैलिटी हटा दी है, PB क्या आ गया है? P0B काई B। क्या कुछ भी दिक्कत है समझने में? प्योर स्टेट वाला सॉल्वेंट का, ये सॉल्यूट का, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट की, सॉल्वेंट की, पार्शियल वेपर प्रेशर सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का, सही है। PT उषा बन गया मैं। हाँ चलिए
आगे देखते हैं कि अगला स्टेप क्या होने वाला है। तो सॉल्यूशन के लिए बेटा स्क्रीन पे देखो, सॉल्यूशन के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि टोटल प्रेशर तो पीटी होगा, पीटी, और पीटी किसका सम होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट पीए प्लस पीबी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो पीटी अगर बच्चों में लिख दूं, पीटी क्या होगा, पीटी विल बी इक्वल टू पीए प्लस पीबी। बात समझ में आई? हाँ आई। पीए और पीबी की वैल्यू पुट कर दी जाए, पीए और पीबी की वैल्यू पुट कर देते हैं, स्क्रीन पर देखते रहो, इधर नजर बना कर रखो। पीटी विल बी इक्वल टू, पीए की जगह क्या डालना पड़ेगा बेटा, पी नॉट ए काई ए, पीबी की जगह क्या डालना पड़ेगा बेटा, पी नॉट बी काई बी। क्लियर, पुट कर दिया हमने। अब आपको एक रिलेशन नजर आ रहा है, ये क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है, मोल फ्रैक्शन वाली जब क्लास हमने की थी, सीखा था, क्या सीखा था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू यूनिटी। तो हम जानते हैं साहब कि काई ए प्लस काई बी 1 होता है, और हम यहाँ से काई ए की वैल्यू निकाल लेंगे। काई ए की वैल्यू आ गई 1 माइनस काई बी, और इस वैल्यू को बेटा पुट करना है। अब आपको ये काई ए की वैल्यू है ना, काई ए की वैल्यू कहाँ डालोगे, यहाँ डालेंगे सर, इस इक्वेशन में डाल दें, ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू अब मैं रख रहा हूँ पी टी विल बी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए की जगह मैं क्या लिख दूंगा, ये 1 माइनस काई बी, क्लियर, प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी। अब आप कहोगे सर आपने एक स्टेप आगे करवा दिया, कोई बात नहीं बेटा, आप स्क्रीन पे देख लो अगला स्टेप, स्क्रीन पर अगला स्टेप देख लो, वैल्यू पुट कर दिया बस, पी नॉट ए इंटू 1 माइनस काई बी, पी नॉट ए 1 माइनस काई बी प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन होगी तो पी नॉट ए का दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, इसका 1 से भी होगा बेटा, इससे भी होगा, तो ये बनेगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू काई बी प्लस पी नॉट बी काई बी, दिस इज इक्वल्स टू पी टी। क्या बात समझ में आ रही है, अभी भी क्लियर है सारी पॉइंट, सारे पॉइंट्स, सारी पॉइंट्स फीमेल हो गए थे बताओ। हाँ, तो अब बचा क्या है, अब एक स्टेप और बचा है जिसमें हम देख पा रहे हैं बेटा कि ये जो काई बी है ये कॉमन है, काई बी को कॉमन लिया जा सकता है। तो मैं फाइनल इक्वेशन लिखने जा रहा हूं जिसमें पी नॉट ए तो ये आ गया, और प्लस का कौन है, पी नॉट बी, माइनस का कौन है, पी नॉट ए, मल्टीप्लाई किससे होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्या ये इक्वेशन बन गई, बात समझ में आ गई बेटा। राउट्स लॉ का मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन अच्छे से समझ में आया है, नोट डाउन कर लिया है, आगे चलें, ओके। तो मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन के बाद बेटा अब हम देखने वाले हैं मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर डायग्राम। किसके लिए, फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट, क्योंकि इसमें हमने जो सॉल्यूट लिया है वो भी वोलेटाइल है बेटा, उसके भी मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में जा रहे हैं, काफी जल्दी जा रहे हैं। चलो देखते हैं जरा कि मोल फ्रैक्शन और जो वेपर प्रेशर का डायग्राम है वो कैसा नजर आएगा। स्क्रीन पर आ चुका है, और इक्वेशन जो हमने लास्ट इक्वेशन बच्चों डिराइव की है वो भी स्क्रीन पर आ चुकी है, ठीक। अब इस इक्वेशन से क्या क्या चीजें हम जान सकते हैं वो देखेंगे, और साथ में आपको ये जो डायग्राम नजर आ रहा है इस पर नजर मार लेते हैं एक बार, कलर में चेंज करता हूं। देखिए आप इसमें एक्स एक्सिस पर क्या लिया गया है, एक्स एक्सिस पर लिया गया बच्चों मोल फ्रैक्शन को, और वाई एक्सिस पर क्या लिया गया बेटा, वेपर प्रेशर, क्या, वेपर प्रेशर, ठीक है। तो आप देखो मोल फ्रैक्शन लेफ्ट टू राइट किसकी बढ़ रही है, किसकी बढ़ रही है, बोल लो साहब, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट की बढ़ रही है, काई बी इंक्रीज हो रहा है ना। देखो इस वाले पॉइंट पे देखो, इधर इस पॉइंट पे सारे मॉलिक्यूल्स किसके हैं, किसके हैं, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट के। काई ए 1 है मोल फ्रैक्शन, काई बी 0 है, और उस तरफ जाते हुए आप देखो, उस तरफ जाते हुए काई बी 1 हो गया बेटा, और काई ए क्या हो गया, 0।
क्लियर। तो क्या क्या इस इक्वेशन से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जरा उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली जो हमें कंक्लूजन समझ में आनी चाहिए बेटा वो है कि टोटल वेपर प्रेशर। टोटल वेपर प्रेशर ध्यान रखो, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस होंगी। अब टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का उसको रिलेट किया जा सकता है मोल फ्रैक्शन के साथ, और मोल फ्रैक्शन किसकी होनी चाहिए, किसी भी कंपोनेंट की चलेगी साहब। टोटल वेपर प्रेशर को किसी भी मोल फ्रैक्शन के साथ, अगर सपोज करो मैं यहाँ पर काई ए की वैल्यू ना डाल के काई बी की वैल्यू डाल देता बेटा, तो इक्वेशन पूरी काई ए के टर्म्स में डिराइव हो जाती। तो हम टोटल वेपर प्रेशर को दोनों में से किसी भी एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। अगला कंक्लूजन देखो, नेक्स्ट कंक्लूजन, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन इट वेरीज लीनियरली विद मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। कैसे वेरी कर रहा है ये ग्राफ बेटा, देखो ये ग्राफ कैसे वेरी, बिल्कुल एकदम लीनियरली वेरी कर रहा है, ठीक है ना। तो जो वेरिएशन है वो बिल्कुल लीनियर है, और स्लोप भी दी हुई है, इंटरसेप्ट भी दिया हुआ है। कैसे पता लगता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से बेटा। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इसी में अप्लाई करके देखते हैं। ये हमने वाई एक्सिस पर रखा है, क्या रखा था, वेपर प्रेशर रखा है, नजर आ रहा है ग्राफ। अभी ये वाई है, ओके। नाउ दिस इज द स्लोप एम, और एक्स एक्सिस पे हमने क्या रखा है, मोल फ्रैक्शन को बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट काई बी, प्लस में सी, दिस इज द इंटरसेप्ट। मालूम पड़ गया क्यों हमने वो जो सेकंड पॉइंट आपको नजर आ रहा है उसमें स्लोप की वैल्यू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, और इंटरसेप्ट की वैल्यू पी नॉट ए। क्लियर हो रही हैं चीजें। थर्ड कंक्लूजन लिखा है स्क्रीन पर पढ़ो, डिपेंडिंग अपॉन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स, यानी कि पी नॉट ए और पी नॉट बी का जिक्र हो रहा है बेटा, पी नॉट ए पी नॉट बी का, इनकी वैल्यूज पर वो कह रहा है कि डिपेंड है कि जो टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो कम होगा या ज्यादा होगा। कैसे, इंक्रीज और डिक्रीज विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। क्योंकि सॉल्वेंट तो बेटा है क्या, सॉल्वेंट क्या है, जनरली वोलेटाइल है। अगर आपका सॉल्यूट भी वोलेटाइल है और सॉल्यूट भी जो है वेपर बनाएगा तो वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। प्योर स्टेट में है कि नहीं, दोनों की वैल्यूज वो आ रही हैं इक्वेशन में, साथ में मोल फ्रैक्शन किसकी हम देख के चलेंगे, सॉल्यूट की, और साथ में सॉल्वेंट की भी बेटा। सॉल्वेंट तो होगा ही ज्यादा क्वांटिटी में, लिक्विड सॉल्यूशन है तो। क्लियर, आगे चलें। अगली कंक्लूजन, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, पी नॉट ए। कब, जब काई बी 0 हो जाए तो क्या बचेगा, पी नॉट ए। और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, पी नॉट बी। एज्यूमिंग, हम क्या एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो कंपोनेंट ए है, ए यानी कि सॉल्यूट, जो कंपोनेंट बेटा ए है वो कम वोलेटाइल है, किससे, बी से, ये हम मान के चल रहे हैं। इसीलिए मैंने वहां पर जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताई है इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अकॉर्डिंग। बात समझ में आई? आगे चले, नोट डाउन कर लिया, ठीक। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और देखते हैं बेटा किताब के अगले पन्ने पर आपको नजर आ रहा होगा क्या चीज, राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। हमें अब क्या पढ़ना है, राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। अभी तक बेटा सॉल्यूट हम कैसा ले रहे थे, वोलेटाइल। अब हम सॉल्यूट कैसा लेने वाले हैं, नॉन वोलेटाइल। कैसा, नॉन वोलेटाइल। अभी लिख दूं तो अब ये हो गया वोलेटाइल बेटा, और सॉल्यूट कैसा है इस बार, सॉल्यूट कैसा है, सॉल्यूट है नॉन वोलेटाइल। अरे अब सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, देखे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, देखो पीटी पीए प्लस पीबी जानते हैं हम लोग,
आगे वैल्यूज डाल देते हैं, जो राउट्स लॉ ने सिखाया है वो फिर लगा दिया बेटा, पी नॉट ए काई ए, पी नॉट बी काई बी। ओके, अब क्योंकि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, क्योंकि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, क्योंकि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो आसानी से वेपर फेज में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों? नॉन वोलेटाइल है, शुरुआत में ही तो बताया था। वोलेटाइल का मतलब जो इजीली वेपर फेज में चला जाए, नॉन वोलेटाइल का मतलब जो इजीली वेपर फेज में ना जाए। अगर वो वेपर फेज में ना गया बेटा तो पी नॉट ए 0 हो गया, क्योंकि सॉल्यूट का प्योर वाला जब ये अकेला सॉल्यूट था, जब इसको हीट किया, अब तो ये वेपर बन ही नहीं रहा, इसका मतलब वेपर प्रेशर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पी नॉट ए हो गया 0, प्योर स्टेट वाला जो वेपर प्रेशर था सॉल्यूट का बेटा क्या हो गया? 0। तो उससे फर्क क्या पड़ा? आप देखिए कि पी टी पी बी के इक्वल आ गया, पी टी पी बी के इक्वल आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि पी टी किसके इक्वल था? यहां देखो, पी टी किसके इक्वल था? पी टी था पी ए प्लस पी बी। अब पी ए की वैल्यू कहाँ है? ये रही। पी ए की वैल्यू नजर ही नहीं आ रही थी, बताओ। पी ए की वैल्यू है पी नॉट ए इंटू काई ए बेटा, इसी में ही हम मॉडिफिकेशन करें। देखो, अगर आपने पी नॉट ए को ही 0 ले लिया और इसके अब जितने मर्जी मोल फ्रैक्शन से फर्क ही नहीं पड़ रहा है, 0 मल्टीप्लाई समथिंग इज 0, तो अल्टीमेटली आपका पी ए 0 हो गया बेटा। और पी ए 0 का मतलब समझ रहे हो? पी टी इसी का तो सम था, पी ए प्लस पी बी, तो 0 प्लस पी बी बचा ही क्या? पी बी। समझ में आ रहा क्यों लिखा है पी टी इज इक्वल्स टू पी बी? क्लियर है? क्लियर? आगे चलें, ठीक है। अभी इसमें भी हम देख लेते हैं कि इसका जो वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का डायग्राम है बेटा, वो आपको नजर आ रहा है अब स्क्रीन पर। अब इसमें एक चीज गौर करने वाली है कि इसमें आप देखिए, कलर में बदलता हूं, इसमें मोल फ्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ किसकी ली गई है? सॉल्वेंट की। वेपर प्रेशर भी सॉल्वेंट का। रीजन, सॉल्यूट कैसा है? नॉन वोलेटाइल। तो जो पहले इधर वाले ग्राफ में बच्चों पी नॉट ए की वैल्यू थी, वो अब डिक्रीज होके 0 पे आ चुकी है, और पी नॉट बी की वैल्यू अभी भी वहीं पर है। तो जो पहले का ग्राफ क्या था? थोड़ा सा मैं यहां पर बनाऊं दोबारा से। वो पहले का ग्राफ ऐसा था कुछ, यहां पर पी नॉट ए था, यहां पर पी नॉट बी था, यहां से यहां लीनियरली बढ़ रही थी चीजें, इधर से इधर लीनियरली बढ़ रही थी चीजें, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? टोटल पी टी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। क्या यही ग्राफ था बेटा? अब मैंने क्या बोला कि क्योंकि पी नॉट ए ही 0 है, तो ये तो यहां पहुंच गया, और यहां से ये वाला, सिर्फ ये वाला ग्राफ बचा। क्लियर? समझ में आ गया? ये जो हमने स्टडी किया है, ये राउट्स लॉ को स्टडी ही किया है, पर इस बार बस फर्क क्या है कि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है। फिर याद दिला रहा हूं आपको। क्लियर है चीजें? आगे चलते हैं बेटा, आगे देखते हैं कि किताब के अगले पन्ने में क्या है। किताब के अगले पन्ने में है राउट्स लॉ का सवाल के ऑप्शंस भागे भागे चले आए, बोले हमें सॉल्व कर दो साहब। ठीक है, सवाल पढ़ते हैं। सवाल जानी क्या सवाल लिखा है? वेपर प्रेशर, कलर बदल लो साहब। वेपर प्रेशर ऑफ 2 लिक्विड कंपोनेंट्स, कौन से? हेप्टेन और ऑक्टेन। उनका वेपर प्रेशर बेटा पी नॉट ए और पी नॉट बी, ए और बी हम कंसीडर करेंगे, प्योर स्टेट वाला दिया हुआ है। ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 25 ग्राम हेप्टेन और 19 ग्राम ऑक्टेन। सॉरी, 25 ग्राम हेप्टेन बेटा, 19 ग्राम ऑक्टेन, दोनों का मोलर मास दिया हुआ है। हमें बताना है कि जब 25 ग्राम हेप्टेन और 19 ग्राम ऑक्टेन को जब मिक्स करेंगे, सॉल्यूशन बनेगा, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? जानी, कई बार मिमिक्री करने से खांसी भी आ जाती है जानी। चलो शुरू करते हैं सवाल।
सवाल देखो, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 25 ग्राम। 25 ग्राम क्या है? 25 ग्राम हमें दिया है, ये स्क्रीन पे लिखा है। 25 ग्राम हेप्टेन है, मोलर मास 100 है। 19 ग्राम ऑक्टेन है, मोलर मास 114। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकालो। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स। हेप्टेन को ए बोलो, हेप्टेन इज ए, तो ये हम हेप्टेन के नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं बेटा। गिवन मास अपॉन मोलर मास क्या आया? 1/4। ओके, नंबर ऑफ मोल्स बी के निकालो। बी कौन है? ऑक्टेन। गिवन मास 19, मोलर मास 114, ये आया 1/6। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। दोनों की मोल फ्रैक्शन निकाल ले। काई ए और काई बी की वैल्यू बेटा, काई ए की वैल्यू निकालने के लिए आपको उस कंपोनेंट के मोल्स न्यूमरेटर में, अपॉन में टोटल मोल्स, ठीक है, पुट कर दिया। अभी वैल्यू डालने की बारी आ गई है साहब, वैल्यू डाल देते हैं। एन ने क्या है? 1/4, 1/4, 1/6, ठीक है जानी। ओके, सो काई ए विल बिकम 1/4 एज इट इज रहा, नीचे ले लिया मैंने एलसीएम, ये आया 24, ये इधर 6, ये उधर 4, ठीक। ये क्या बन गया? 1/4 अपॉन 10/24 बेटा। 4 आया नीचे, 24 गया ऊपर, क्या पहुंच गया? ये 24 पहुंच गया ऊपर। 4 × 10, 4 6 जा 24। सो काई ए कितना आ गया है? 0.6, 6/10 है ना, 0.6। और आप जानते हो, आप जानते हो, आप जानते हो, मैं भी जानता हूँ क्या, कि इनका जो सम होता है, मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो 1 होता है। तो यहाँ से काई बी 1 माइनस 0.6, 0.6 का मतलब 0.4, ये वैल्यू काई बी की आ गई साहब, ठीक है बेटा। काई ए आ गया, काई बी आ गया। क्वेश्चन में गिवन था ना पहले से, क्या गिवन था? आप बोलोगे सर P0 ए पहले से दिया हुआ है, P0 बी भी पहले से दिया हुआ है, ठीक है, डाल देते हैं ना वैल्यू। क्या दिया हुआ है? पढ़ो। 105 kPa हेप्टेन का है एंड 45 kPa, देखो ये वैल्यूज, ये ऑक्टेन का है, डाल दो वैल्यूज। 105 kPa एंड 45 kPa, क्या यही वैल्यूज गिवन है? आप बोलोगे हाँ जी सर यही वैल्यूज दी हुई हैं। अब निकालना क्या है? सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का निकालने के लिए फॉर्मूला है PT = P0 A इंटू काई ए प्लस P0 B इंटू काई बी। P0 A कितना है बेटा? 105, काई ए कितना आया है? 0.6, P0 B कितना है बेटा? 45, काई बी क्या आया है? 0.4। सिर्फ वैल्यूज पुट करने की देर है साहब। सो 0.5 × 6/10 प्लस 45 × 4/10। थोड़ा सा अब हम फुर्ती दिखा देते हैं, फुर्ती। 5 से काटा, 5 से काटा, 5 से काटा, 5 से काटा, ठीक। 2 से काटा, 2 से काटा, 21 × 63 होता है, 9 × 2 = 18 होता है, ऐड कर दोगे तो 81 होता है। आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी बेटा, ऑप्शन नंबर बी। इजी था क्वेश्चन, मज़ा आया सवाल में। राउट्स लॉ को अप्लाई करना सीख लिया, क्योंकि थ्योरी समझना एक चीज़, कंसेप्ट समझना एक चीज़, कंसेप्ट पर फिर सवाल भी लगाना वो भी ज़रूरी है साहब। सवाल लगाना ज़रूरी है, ज़रूरी है, ज़रूरी है, ज़रूरी है। आगे चले, आगे चले। रब कर दूं, क्वेश्चन कर लिया ना ये, ठीक है, रब कर देता हूँ इसको मैं। क्वेश्चन आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा साथ के साथ। ईमानदार बच्चे हो आप, और बच्चों ईमानदारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम करो, पढ़ाई करो, लड़ाई करो मत करो, लड़ाई मत करो, कोई भी काम करो, अच्छा काम करो। और याद क्या रखना है? याद क्या रखना है कि ईमानदारी, जो काम करते हैं ना उसमें मेहनत जो है वो होनी चाहिए, उस पर आप फोकस्ड होने चाहिए पूरे। और आपका जो फोकस वही ये तय करता है कि आप उस काम में कितना अच्छा करने वाले हो। काफ़ी देर से साफ हो गया क्या मैं? ऐसा लग रहा है कि फालतू साफ कर रहा हूँ? बता दिया करो बेटा। आप कैसे बताओगे? मुझे ही देखना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं किताब के अगले पन्ने में क्या है। किताब के अगले पन्ने में है प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। वाह,
अब आप सोचोगे सर आप ये क्या एंटरटेनमेंट क्यों करने लगे, क्योंकि बेटा ये वो पार्ट है जब आपको अपने आप को समझने का मौका मिलता है कि आज आपने कितने अच्छे से सीखा। ठीक है, पहला सवाल देखें, पहला सवाल पढ़ो स्क्रीन पर। पहला सवाल क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स, कौन से लिक्विड, पी एंड क्यू, 140 और 80 टॉर रेस्पेक्टिवली। पी नॉट ए पी नॉट बी दिया हुआ है, पी और क्यू दो लिक्विड्स हैं। टोटल वेपर प्रेशर आपको बताना है सॉल्यूशन का। जब 3 मोल्स बेटा पी के और 2 मोल्स क्यू के लिए जाएं तो टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का क्या आएगा, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। ठीक, पहला सवाल हो गया आज का। अगर लेक्चर अच्छे से सीखा है तो आप कहोगे सर आसान सवाल है, बिल्कुल। आगे दूसरा सवाल है कि 100 ग्राम लिक्विड ए जिसका मोलर मास 200 ग्राम पर मोल है, उसको डिसॉल्व किया गया 1000 ग्राम लिक्विड में। जो बी लिक्विड है उसका भी मोलर मास दिया हुआ है, आपको वेपर प्रेशर बी का दिया हुआ है बेटा 500 टोर। टोटल प्रेशर अगर 475 टोर है सॉल्यूशन का, इस बार टोटल प्रेशर दिया हुआ है, पढ़ो टोटल प्रेशर दिया हुआ है और आपको एक कंपोनेंट का प्योर वाला वेपर प्रेशर नहीं दिया हुआ है, वो आपको पता करना है, यानी कि पी नॉट ए आपको पता करना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। ठीक, 2 सवाल है, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, इंक मैंने कर दिया रब। ये हैं वो 2 सवाल। ठीक, क्लियर, आगे चलें। ओके, आगे देखते हैं। हाथ लग गया, बताओ यहाँ पर, अपने को ही डर लग जाता है साहब कई बार। वाह, आगे ये है, थैंक यू साहब। अच्छा लगा बेटा आज की क्लास में भी, आई होप आपको भी क्लास पसंद आई होगी। जो हमने सीखा है उसको फिर से रिवाइज करना, क्वेश्चंस जरूर करना, और अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो बेटा अभी के अभी वीडियो को लाइक करो, और लाइक भले मत करो पर शेयर जरूर करो आगे, ताकि अच्छा काम औरों तक भी पहुंचे। अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो चैनल पर, और साथ में बेल आइकन को बेटा प्रेस जरूर करना ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। ठीक, इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज है बेटा, उसको आप फॉलो कर सकते हो, CUET मॉक, और वहाँ पर भी आपको अच्छे सवाल प्रैक्टिस के लिए मिलते रहते हैं, भले ही आप किसी भी स्ट्रीम के हो। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट, तो पढ़ाई ज़रूरी है, हम कर भी रहे हैं, आप भी कर रहे हो, जुड़े रहो ऐसे ही। मिलते हैं अगली क्लास में बेटा, और इस क्लास को फिर किया जाए समाप्त। तो मज़ा आया आज भी आप लोगों के साथ, और इस उम्मीद के साथ कि आप अगली क्लास में और ज़्यादा जोश के साथ और ज़्यादा मेहनत के साथ बैठोगे। तो इसके साथ आपको कहता हूँ अलविदा, मिलेंगे अगली क्लास में और देखेंगे कि आगे हम और कौन कौन सी चीज़ें सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तब तक धन्यवाद, खुश रहो।